दोस्तों, एक व्यक्ति मेहनत और मजदूरी कर कर अपने घर को चलाया करता था। यानी कि अपने घर के खर्च का जो भी पीड़ा है उठाया करता था। ये जो व्यक्ति होता है दरअसल अपने पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ रहा करता था। लेकिन तभी अचानक एक दिन इसका जो बेटा होता है जिसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। जिसके बाद ये व्यक्ति पैसों के लिए मुहताज हो जाता है। तभी जो इसकी पत्नी रहती है कुछ ऐसा काम स्टार्ट कर देती है जिसे देखकर ये व्यक्ति न तो उस अपनी पत्नी को कुछ कह पाता है न कुछ कर पाता है। दोस्तों, आखिर उसकी जो पत्नी रहती है ऐसा कौन सा काम स्टार्ट कर दिया था जिसके कारण इसका जो ये पति यानी कि ये व्यक्ति रहता है कुछ कहने और करने को मजबूर हो जाता है। दोस्तों, फिर अचानक से ये व्यक्ति सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। आखिर ऐसी उसकी पत्नी ने ऐसा कौन-सा काम कर दिया था जिसके कारण ये व्यक्ति सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल हो गया था। ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, वाक़ई जब ये पूरी कहानी आप सुनेंगे, आपको भी एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वाक़ई ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले से और उसी उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में एक गाँव लगती है। इस गाँव का नाम बिचौलिया गाँव होता है। दरअसल इसी गाँव का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम विनोद भगत और अब विनोद भगत जो होता है अपने ही गाँव में रहकर मेहनत और मज़दूरी का काम किया करता था। उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती है। उसके साथ उसकी जो धर्म पत्नी यानी कि उसकी धर्म पत्नी का नाम प्रियंका होता है। दरअसल वो अपनी पत्नी और उसके 2 बच्चे होते हैं, जिसके साथ बड़ा हँसी-खुशी के साथ अपने घर परिवार को चलाया करता था। दोस्तों, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक दिन विनोद भगत का जो छोटा बेटा होता है, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। अब आनन-फानन में विनोद भगत जो है नज़दीकी अस्पताल में अपने बेटे को लेकर जैसे ही वहाँ पहुँचता है और वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं इसके बेटे का इलाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इसकी बेटे की तबीयत इतनी ज़्यादा आगे चलकर खराब होने लगती है कि अब डॉक्टर जो होते हैं इसके बेटे की इलाज के एवज़ में इसे मोटी पैसे की डिमांड कर दिया जाता है। लेकिन इस विनोद भगत के पास फ़िलहाल के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। तभी विनोद भगत अपने मन में सोचता है कि आखिर हमारा जो इकलौता बेटा है उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे पैसों का जो बंदोबस्त है वो कहीं न कहीं से तो करना ही होगा। ख़ैर दोस्तों, ये जो विनोद भगत होता है उसके पास तो थोड़ी बहुत जो ज़मीन रहती है उसे ही वो बेचकर अपने बेटे के इलाज के लिए वो पैसा जमा करना चाहता है। सोचता है कि कुछ पैसे मैं अपने बेटे के इलाज में लगा दूँगा, बाकी थोड़ी बहुत जो पैसा बचेगा उससे मैं अपना कोई नया काम-धंधा स्टार्ट करूँ, क्योंकि उससे अब मेहनत मज़दूरी भी सही से नहीं हो पा रही थी। लेकिन दोस्तों, वक़्त पर आखिर उसका जो ज़मीन था वो लेता तो लेता कौन? इसी जद्दोजहद में वो बेहद ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था। तभी उसकी एक मुलाकात एक अनजान शख़्स से होती है जिसका नाम शेख रफ़ीद होता है। दरअसल अब जैसी इस विनोद भगत की मुलाकात उस शेख रफ़ीद से होती है, दरअसल वो बिचौलिया का काम किया करता था। यानी कि वो ज़मीन खरीद-बिक्री का काम कराया करता था। अब जैसी शेख रफ़ीद से इस विनोद भगत की मुलाकात होती है, ये मुलाकात जो होती है वो आगे ऐसी बातचीत का जो सिलसिला रहता है वो आगे बढ़ चलता है। यहाँ जो शेख रफ़ीद रहता है दरअसल वो विनोद भगत से कहता है कि आप बिल्कुल ही चिंता मत करिए, मैं आपकी जो ज़मीन है अच्छे खासे रेट पर बिकवा दूँगा। ख़ैर दोस्तों, इसके आगे जो विनोद भगत होता है अब उसके घर पर भी इस शेख रफ़ीद का आना-जाना शुरू हो जाता है। दरअसल यहाँ जो शेख रफ़ीद जो ऐसी इस विनोद भगत के घर पर आता है, अब विनोद भगत की जो पत्नी यानी कि वो प्रियंका भगत रहती है, उससे भी इस शेख रफ़ीद की बातचीत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रियंका उस समय अपने बेटे की तबीयत को लेकर बेहद ही ज़्यादा परेशान रह रही थी। वो शेख रफ़ीद को दरअसल बताती है कि जितना जल्द से जल्द हो सके हमारी जो ये थोड़ी बहुत ज़मीन है उसे
बिकवा दीजिए ताकि इसका जो पैसा है मेरे बेटे की इलाज में लग सके। दोस्तों यहाँ जो शेख रफ़ीद होता है 1 हफ्ते के अंदर ही अच्छी खासी रेट पर इस विनोद भगत का जो ज़मीन होता है वो बिकवा देता है, जिसके बाद यहाँ विनोद भगत उस पैसों से अपने बेटे का इलाज कराना शुरू करवा देता है। कुछ हफ्तों के बाद ही उसका जो बेटा होता है वो फिर से स्वस्थ हो जाता है। अब थोड़ा बहुत जो पैसा बच जाता है जिससे ये विनोद भगत अपना एक छोटा-मोटा धंधा शुरू कर लेता है। उसी धंधे के सिलसिले में वो अक्सर सुबह-सुबह वो शहर जाया करता था और शाम को वापस घर लौटा करता था। लेकिन इधर जो प्रियंका भगत होती है उस शेख रफ़ीद को बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करती है और ये शेख रफ़ीद का जो प्रियंका भगत यानी कि उस विनोद और प्रियंका भगत के घर पर आना-जाना जो है पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कहीं न कहीं विनोद भगत जो होता है उस शेख रफ़ीद को अपने घर का हिस्सा मानने लगता है, यानी कि इनकी जो नज़दीकियाँ हैं वो कहीं न कहीं बढ़ जाती है। अब ऐसे आगे सिलसिला चलते रहता है। दरअसल यहाँ जो शेख रफ़ीद होता है उसका जो पहनावा होता है वो अपने गले में सोने का चेन डाले हुए रहता है, यानी कि काफ़ी रसूख वाला लगते रहता है। अब प्रियंका भगत मन ही मन सोचती है कि हमारा जो पति ये विनोद है उसके पास तो इतने अच्छे खासे पैसे भी नहीं हैं। आखिर यहाँ जो शेख रफ़ीद है वो अपना लाइफ़ किस तरीके से अच्छे तरीके से जी रहा है। काश मैं भी इसी तरीके का ज़िंदगी जी पाती। तभी दोस्तों एक दिन यहाँ जो प्रियंका भगत होती है वो शेख रफ़ीद से कहती है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो बेहद ही रईस वाली है। न जाने ऐसी ज़िंदगी हम कभी जी पाएँगे भी या नहीं। दोस्तों यहीं पर जो शेख रफ़ीद होता है वो प्रियंका से कहने लगता है कि आप जब मुझे अपने घर का हिस्सा मान ही चुकी हैं तो आपको भी मैं कोई तरह का तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। आप अगर इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहती हो तो मैं आपका बिल्कुल साथ दूँगा। दोस्तों ये बातें करते-करते दोनों हँसने लगते हैं क्योंकि इधर तो विनोद भगत अपने काम और धंधे के सिलसिले से वो तो सुबह-सुबह घर से निकल जाया करता था और उसके जो दोनों बच्चे होते वो भी स्कूल की पढ़ाई करने के लिए स्कूल चला जाया करता था। कुल मिलाकर यहाँ जो प्रियंका भगत होती है और उसके घर पर जो शेख रफ़ीद का आना-जाना है, उन दोनों की बातचीत जो होती थी, दोनों हँसते, मुस्कुराते हुए एक-दूसरे से बातें किया करते थे। दोनों की नज़दीकियाँ दिन-ब-दिन बढ़ते चली जाती है। यहाँ जो प्रियंका भगत होती है, उसके अंदर भी एक लालसा, एक जिज्ञासा जग जाती है कि जैसे ये जो शेख रफ़ीद अपनी ज़िंदगी लग्ज़री लाइफ़ जी रहा है, इसके तरह काश मैं भी जी पाती। और यहाँ जो शेख रफ़ीद होता है, उसके मन में भी ये चलने लगता है कि कहीं न कहीं प्रियंका के मन में ऐसा क्या चल रहा है? दोस्तों, जिसके बाद यहाँ शेख रफ़ीद कहता है कि देखिए प्रियंका जी, अगर आप भी हमारी तरह इस लग्ज़री लाइफ़ को जीना चाहती हो, तो आपको भी थोड़ी बहुत हमारी मदद करनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ जो प्रियंका होती है, वो पहले से इस बात को भाँप जाती है कि शेख रफ़ीद आखिर चाहता क्या है? और यहाँ जो शेख रफ़ीद होता है, वो भी ये जान चुका था कि आखिर प्रियंका उससे क्या चाहती है। यानी दोनों एक-दूसरे की मन की बात को कहीं न कहीं जान चुके थे। जिसके बाद यहाँ प्रियंका होती है शेख रफ़ीद से मुस्कुराते हुए कहने लगती है, "जी, आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर बयाँ कीजिए।" जिसके बाद यहाँ जो शेख रफ़ीद होता है, वो कहीं न कहीं समझ चुका था कि प्रियंका जो यहाँ पर हरी झंडी दे चुकी थी। जिसके बाद अब शेख रफ़ीद सीधे लफ्ज़ों में उस प्रियंका से कह डालता है कि दरअसल अगर आप मेरे साथ कुछ पल बिताते हैं, मेरे जिज्ञासाओं को, मेरे महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं, तो बिल्कुल जैसा मैं अपनी लाइफ़ को जी रहा हूँ, उसी तरीके आपकी ज़िंदगी भी खुशनुमा हो जाएगी। दोस्तों, फिर क्या था, यहाँ जो प्रियंका होती है, मुस्कुराते हुए हामी भर देती है। वो बोलती है, "मुझे कोई भी परेशानी नहीं, बस आप मुझे हमेशा अपना समझना।" दोस्तों, जिसके बाद जो शेख रफ़ीक होता है, उस प्रियंका का हाथ थामता है और उसी के घर में, उसी के कमरे में ले जाकर उसके साथ वही सब कुछ करना शुरू कर देता है, जो उस प्रियंका के साथ करना चाहता था। दोस्तों, जिसके बाद इन दोनों का जो ये सिलसिला है, आगे ऐसी बस्तूर जारी हो जाती है। अब जब-जब उस प्रियंका को मौका मिला करता था, वो प्रियंका जैसे उसका पति विनोद अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर हुआ करता था, इधर जो प्रियंका होती है, उस शेख रफ़ीक के साथ अपना प्राइवेट समय बिता लिया करती, क्योंकि उसके जो बच्चे होते थे वो दिन में स्कूल जाया करते थे। दोस्तों, ऐसे ही चलते-चलते तकरीबन 2 से 3 महीना का समय आगे निकल जाता है। इधर जो उसका पति विनोद भगत होता है, उसे कानो-कान तक इस बात की भनक नहीं रहती कि आखिर उसकी जो पत्नी प्रियंका है, उस बिचौलिए यानी कि उस शेख रफ़ीक के साथ उसके क्या चक्कर चल रहे हैं। लेकिन खैर दोस्तों, ऐसे वक़्त का जो तगाज़ा है आगे बढ़ते रहता है। तभी एक तारीख आती है 29 अगस्त
2025 जब अचानक से शाम से रात हो जाती है, लेकिन ये विनोद भगत अपने घर पर नहीं पहुंचता है। अब इसकी जो पत्नी होती है मन ही मन सोचती कि कहीं ना कहीं मेरा पति किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया होगा, लेकिन जिसके बाद 3 से 4 दिनों का ऐसे वक्त बीत जाता है, तभी वो तारीख आती है 3 सितंबर 2025, जब उसका पति अभी तक घर नहीं लौटता, जिसके बाद यहाँ जो प्रियंका होती है अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो होती है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर करवाती है, जिसके बाद वहाँ के जो इंस्पेक्टर मिस्टर अविनाश कुमार होते हैं, इस रिपोर्ट की जो संज्ञान है वो अपने अंदर लेते हुए इसके पति की तलाश शुरू कर दी जाती है। तभी दोस्तों नज़दीकी एक नहर में शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास एक अजनबी का यानी कि एक गुमशुदा डेड बॉडी मिलती है। लेकिन जो डेड बॉडी मिलती है, जब उसकी पहचान कराई जाती है, दरअसल वो विनोद भगत की ही डेड बॉडी होती है, जिसे जब शिनाख्त के बाद अब इसे प्रियंका भगत के हवाले कर दिया। जिसके बाद प्रियंका भगत अपने पति को मृत अवस्था में देखते हुए काफ़ी ज़्यादा रोने और बिलखने लगती है। आखिर उसके घर में कमाने वाला तो इकलौता उसका पति ही था। दोनों बच्चों का जो भार है, जीवन यापन है, आखिर विनोद भगत तो संभाल रहा था। लेकिन खैर दोस्तों, अब जो होने को मंजूर था वही हो चुका था, जिसके बाद यहाँ प्रियंका भगत बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। लेकिन वक्त के साथ जैसे ही कुछ हफ्ते बीतते हैं, यहाँ प्रियंका भगत अपने दोनों बच्चों के साथ रहना शुरू कर देती है, लेकिन साथ में जो वो शेख रफीद होता है उससे अभी भी प्यार कर रही थी। अब जहाँ शेख रफीद जो होता था पहले तो दिन में आया करता था, लेकिन अब वो रात को भी उस प्रियंका के साथ ही अपना समय बिताया करता था। खैर दोस्तों, 2-3 महीने का वक्त जैसे आगे निकलता है, विनोद का जो भाई प्रवीण होता है उसे पता चलता है कि उसकी जो भाभी प्रियंका है उसके जो संबंध है वो शेख रफीद के साथ है, और वो शेख रफीद रात को भी उसकी भाभी प्रियंका के साथ आकर समय बिताया करता है। जिसके बाद यहाँ पर प्रवीण को कुछ शक होता है कि आखिर मेरे भाई की जो इस तरह से मौत हुई उसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं प्रियंका भाभी का हाथ हो सकता है। जिसके बाद अब यहाँ पर प्रवीण जो होता है उसी पुलिस स्टेशन में उसी इंस्पेक्टर मिस्टर अविनाश के पास पहुँचता है और उसे कहता है कि दरअसल मेरे भाई की जो मृत्यु है वो कहीं ना कहीं नेचुरल नहीं हुई है, दरअसल उसे मारा गया होगा। दोस्तों यहाँ पर जो मिस्टर अविनाश यानी कोई इंस्पेक्टर होते हैं उसके भाई प्रवीण से बताते हैं कि जब हमने पोस्टमार्टम कराया था तो उसमें विनोद भगत दरअसल काफ़ी ज़्यादा नशे की हालात में था, यानी कि उसने काफ़ी ज़्यादा मदिरा पान कर रखा था और नशे की हालात में वो घर लौटते समय उस नहर के सामने अपना बैलेंस खो बैठा, उस नहर में गिरकर उसकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर जो प्रवीण होता है अपने भाई के बारे में बताता है कि दरअसल वो बहुत ही हिम्मतदार व्यक्ति था, वो खुद से नहीं मरा होगा, ज़रूर उसके पीछे न कोई कारण होगा। दोस्तों जिसके बाद यहाँ जो मिस्टर अविनाश होते हैं बार बार प्रवीण के रिक्वेस्ट के बाद इस फाइल को फिर से रीओपन किया जाता है, और जिसके बाद मिस्टर अविनाश एक अलग पुलिस टीम की गठन की जाती है, और जिसके बाद यहाँ पर इस प्रियंका का जो कॉल डिटेल्स होता है उसे खंगाला जाता है। तो पता चलता है कि जो प्रियंका नाम की जो महिला होती है दरअसल शेख रफीद के संपर्क में पिछले 6 महीने के आसपास से लगातार उससे बात किया करती थी, और 29 अगस्त 2025 की रात जब ये विनोद भगत गायब हुआ था, उस रात जिस नहर के आसपास इसकी बॉडी मिली हुई थी उसी के आसपास वहाँ जो उस शेख रफीद होता है उसका भी मोबाइल का लोकेशन पाया जाता है। दोस्तों फिर क्या था, मिस्टर अविनाश जो होते हैं अपनी पुलिस टीम के साथ इस प्रियंका भगत और शेख रफीद दोनों को अपने कस्टडी में लेते हैं और इससे गहन पूछताछ करते हैं। लेकिन दोस्तों मिस्टर अविनाश जो होते हैं बाकी बेहद ही चालाक किस्म के पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, दरअसल इन दोनों को अलग अलग पूछताछ की जाती है। जिसके बाद यहाँ पर पहले तो शेख रफीद से नॉर्मल पूछताछ की जाती है, लेकिन उसके बाद मिस्टर अविनाश उस प्रियंका भगत को अकेले बिठाकर उसे कहते हैं कि दरअसल शेख रफीद ने जो अपनी जुबान खोल दिया है और उसने सब कुछ सच सच उगल दिया है, तुम अगर अपने मुंह से सारी सच्चाई बताना चाहोगी तो तुम्हारी जो सजा है कुछ कम हो सकती है, नहीं तो तुम्हारी सजा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों यहाँ जो ये महिला होती है बेहद ही डर जाती है और तोते की तरह अपना मुंह खोलती है। दरअसल वो बताती है कि कैसे उसका जो पति था एक भला इंसान था लेकिन बेहद गरीब था। दरअसल उसका पति उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा लाड और दुलार करता था, लेकिन कैसे उसकी ज़िंदगी में जो बिचौलिया शेख रफीद है जो कि ज़मीन बिकवाने के नाम से हम लोग के संपर्क में आया, जिसके बाद इसकी लग्जरी लाइफ देखकर मैं इसके ऊपर
विदा हो गई। मैं उसी के सपने संजोने लगी और फिर जाकर कहीं न कहीं हम दोनों के बीच जैसे नज़दीकियाँ बढ़ी, तो धीरे-धीरे जो मेरा पति विनोद भगत है, उसे मुझ पर शक होने लगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा डाँट और फटकार लगाई, मुझे बहुत सारा मार-पिटाई भी की। दोस्तों, जिसके बाद आए दिन अब यहाँ जो शेख रफ़ीद के साथ जो इसकी नज़दीकियाँ यानी कि प्रियंका की जो नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, जिसके एवज़ में, जिसके गम में ये जो विनोद भगत होता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्याकी भी शुरू कर चुका था, जिससे कि घर का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था, जिसके कारण ना चाहते हुए प्रियंका भगत को ये लगा कि अगर ऐसी सिलसिला आगे चलते रहा, तो उसकी जो लग्ज़री लाइफ़ है, जो कि वो जो शेख रफ़ीद ने उसे दे रखी है, कहीं न कहीं उसे दूर होती जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर प्रियंका भगत अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उस शेख रफ़ीद के साथ प्लानिंग करके 29 अगस्त 2025 की शाम उस शेख रफ़ीद से कहता है कि दरअसल मेरे पति के साथ बैठकर जमकर शराब पीना, और जिसके बाद रास्ते में उसे जो नहर पड़ती है, उसी नहर में उसे धक्का देना। दोस्तों, ठीक वैसा ही होता है। अब जैसी पुलिस वाले इस सारी आपबीती को सुनते हैं, उस महिला यानी कि प्रियंका उस शेख रफ़ीद के ऊपर चार्जशीट तैयार की जाती है और उसे कई धाराओं के तहत उसे लॉकअप के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि आखिर जो कानून है, आखिर जो जज साहब इन दोनों की इनके किए की क्या सजा देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने और समझने वाली बात यह है, कैसे प्रियंका नाम की जो महिला होती है, जिसका पति इतना ही नेक दिल इंसान होता है, उसे इतना बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, सिर्फ एक गरीबी के कारण कैसे वो शेख रफ़ीद के नज़दीक आ जाती है और अपने पति को ही रास्ता से हटा देती है और अपनी बसी बसाई गृहस्थी में कैसे वो आग लगा देती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें, हर संभव दूसरों की ज़रूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने, आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई न कोई ज़रूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।